Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स यानी नए राजा और राज्य। जिस पीरियड की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो है मेडिवल पीरियड यानी 7th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक का पीरियड। Now let's see the contents. The emergence of new dynasties, administrations in the kingdom, prasastis and land grants, warfare for wealth, a closer look the Cholas from Udaipur to Thanjavur and more such topics. Now let's start the introduction. Between the 7th and 12th centuries, many new dynasties like Gurjar Pratihars, Rashtrakutas, Palas, Cholas and Chahamanas emerged. यानी 7th और 12th सेंचुरीज़ के बीच में ये वो पीरियड था जिसमें बहुत सारी नई नई किंगडम्स डायनेस्टीज़ का उदय हुआ, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, चाहमनास, जिनको इस मैप में लोकेट किया गया है। जैसे ये वाला रीजन जो है वो चाहमनास का है, ये वाला रीजन राष्ट्रकूटास के है। तो ये सारी जो जगह है, ये सारी डायनेस्टीज़ जो है वो 7th और 12th सेंचुरीज़ के बीच में एमर्ज हुई। नाउ लेट्स सी द हु वेयर द न्यू पावर्स, यानी इतनी सारी जब डायनेस्टीज आ रही है तो ये इनका पावर किसके पास है, और पहले तो ये पावरफुल नहीं थे तो फिर ये अचानक से कैसे बन गए। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी किस तरह से न्यू डायनेस्टीज आई। बाई द 7th सेंचुरी देयर वेयर ह्यूज लैंड ओनर्स एंड वॉरियर्स बॉस इन वेरियस एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी 7th सेंचुरी तक तो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स इंडिया के पार्ट में थे, सब रहते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। एग्जिस्टिंग रूलर्स फ्रिक्वेंटली रिकोगनाइज देम एज देयर समानतास और सबऑर्डिनेट्स। तो जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ के राजा उन्हें उनके सबऑर्डिनेट या फिर समानता बुलाते थे। They were required to bring presents for the rulers or overlords and furnish them with military help। अब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे यानी जो समानताज या सबऑर्डिनेट्स थे, उनका ये काम था कि वो राजा के लिए गिफ्ट लाए और साथ ही साथ मिलिट्री की भी वो हेल्प करें। Some such kingdoms were those of राष्ट्रकूटास, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार्स एंड so on। और उन्हीं में से कुछ किंगडम्स का नाम है राष्ट्रकूटास, चालुक्यास एंड गुर्जर प्रतिहार्स। Rich landlords or warrior chiefs became subordinates of kings and were given title of समानतास। यानी यही जो अमीर अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, जो भी वॉरियर चीफ्स थे, इन्हीं को समानतास का टाइटल दिया गया और उनसे ये एक्सेप्ट किया जाता था, ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो किंग्स या ओवरलॉर्ड्स अपने लॉर्ड्स के लिए गिफ्ट्स लाएं, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी कोर्ट में कोई डिसीजन होता था तब वो प्रेजेंट रहते थे और मिलिट्री सपोर्ट भी वो प्रोवाइड कराते थे। विथ मोर पावर एंड वेल्थ समानतास बिकेम महासमानता और महामंडलेश्वर। यानी जैसे जैसे इनकी पावर और वेल्थ बढ़ती गई, ये मैं समानतास की बात करती हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर और वेल्थ बढ़ती गई तो ये समानता जो थे वो महासमानता बन गए या फिर महामंडलेश्वर बन गए। एंड सम ऑफ देम बिकेम फ्री फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और जब ये बड़े हो गए, मतलब इनकी पावर वेल्थ सब कुछ बढ़ गई, तो इन्होंने सोचा कि अब गुलामी करके क्या फ़ायदा, क्यों ना हम अपना ही इंडिपेंडेंट कोई राज्य बना लें। तो यही इनकी रीज़न था कि इतनी सारी नई चीज़ें आई। Danti Turka, who was the Rashtrakuta chief, performed Hiranyagarbha ritual to become a Kshatriya and then he overthrew his Chalukya overlord। यानी अब हम राष्ट्रकूटास की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दंती दुर्गा नाम का एक चीफ था, तो उसने हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल या सैक्रिफाइस किया, जिसके बाद वो एक क्षत्रिय बन गया, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते थे कि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय, तो ऐसे उसने बड़ा सा रिचुअल कराया जिसका नाम था हिरण्यगर्भा और क्षत्रिय बन गया। फिर अपने चालुक्य जो उनके लॉर्ड थे उन्हें ही हटा के खुद वहाँ का राजा बन गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मण्स होने के बावजूद भी कदम्ब मयूरशाना एंड गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र बिल्ट देयर किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान। उस टाइम तक सबसे ज़्यादा लोग जो कि किंगडम्स बनाते थे वो थे क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण्स जो थे वो तो पूजा पाठ करते थे, तो ब्राह्मण होने के बावजूद भी जो कदम्ब थे और साथ ही साथ जो हरिचंद्र थे, इन दोनों ने अपना अपना किंगडम बनाया कर्नाटक और राजस्थान में।
तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो समानदास थे वो पावरफुल होने लगे, तो वो फ्री होने के लिए अपने ओवरलॉर्ड को थ्रो कर देते थे, या फिर कुछ ब्राह्मण्स जो होते थे वो बड़े बड़े रिचुअल्स करके क्षत्रिय बन जाते थे और फिर ये करते थे। और एक और पढ़ा कि जो चीफ्स होते थे वो भी जब ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो हमने दंती दुर्गा का एग्जाम्पल पढ़ा जिसने हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल किया और फिर क्षत्रिय बन गया और अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को थ्रू कर दिया। तो ये है हमारे उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट का इमेज। यहाँ पे चालुक्यास आप देख सकते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, चोलास, गुर्जर प्रतिहारास, चाहमन्नास, दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स। नाउ लेट्स सी एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी जो सारे राज्य थे इनमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। द लॉर्ड्स एट पीक रिसीव्ड ह्यूज टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज, यानी जो भी लॉर्ड सबसे ऊपर होता था एकदम सबसे ग्रेट, उसे महाराजा अधिराज का टाइटल दिया जाता था। द रूलर्स इम्पार्टेड एनर्जी टू देयर समानतास एंड देयर रिलेशनशिप ऑफ वर्कर्स, ब्रोकर्स एंड ब्राह्मण्स। रूलर्स जो थे वो समानतास को भी कुछ पावर दे दिया करते थे और साथ ही साथ उन्हें बोलते थे कि आप वर्कर्स, ब्रोकर्स और ब्राह्मण्स के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप रखिए। रिसोर्सेज वेयर गॉटन फ्रॉम द मेकर्स हु वेयर इंड्यूस टू सरेंडर सम पोर्शन ऑफ व्हाट दे डिलीवर्ड, यानी रिसोर्सेज जो थे कभी कभी जो भी किसी भी चीज़ का मेकर है तो जो भी वो बना रहा है उसका कुछ हिस्सा राजा को दे देता था। जैसे कि अगर हम फार्मर हैं, हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका 1/10 मान लीजिए खुशी खुशी वो लोग दे देते थे, ठीक है। हम टैक्स के फॉर्म में नहीं कह सकते, वो खुशी खुशी दे देते थे। These assets were utilized to back the Lord's foundation and build sanctuaries and fortification। अब यही सब जो मिलता था उनका कुछ कुछ हिस्सा, इसी से वो बहुत सारे फाउंडेशंस, सेंचुरीज, फोर्ट्स बनाया करते थे। फंक्शनरीज फॉर गैदरिंग इनकम वेर enlisted फ्रॉम कंपेलिंग फैमिलीज। नाउ लेट्स सी प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। जो प्रशस्ति था वो एक स्पेशल काइंड का इंस्क्रिप्शन था जिसके बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, और प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ में, ठीक है। तो प्रशस्ति का मतलब ही होता था कि तारीफ में। दे वेयर कम्पोज बाई लर्न ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ द रूलर्स, यानी ये जो प्रशस्तिस थे ये ब्राह्मण्स लिखते थे अपने रूलर्स के बारे में। विच में नॉट बी लिटरली ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम किसी की तारीफ़ लिख रहे हैं तो हम उसकी बुराइयाँ तो हम उसमें लिख नहीं रहे हैं, हम उन्हें खुश करने के लिए उनकी तारीफ़ को बढ़ाएंगे ही, इसीलिए उन्हें हम ट्रू नहीं मान सकते। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स ऑफ दैट टाइम वॉन्टेड टू इलस्ट्रेट देमसेल्व्स, पर उससे हमें ये पता चल जाता था कि उस समय के जो रूलर्स थे वो अपने आप को किस तरह से दर्शाना चाहते थे। इफ़ द किंग्स लाइक द प्रशस्तिस दे गेव लैंड एज गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स, और अगर राजा को वो प्रशस्ति अच्छी लगती थी तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उन्हें वो लैंड दे देते थे या फिर कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड्स लिख लेते थे, ठीक है। कल्हाना वॉज अ फेमस राइटर हु रोट अ लॉन्ग संस्कृत पोएम, यानी कल्हाना एक बहुत ही फेमस राइटर था जिसने बड़ी सी संस्कृत की पोएम लिखी जिसका नाम था राजतरंगिणी, द रिवर ऑफ किंग्स, यानी राजाओं की नदी, ऑन किंग्स ऑफ कश्मीर बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। और ये जो पोएम लिखी थी उन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी थी। अब इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया, इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, अकाउंट्स का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ अर्ली हिस्ट्रीज़ का भी इस्तेमाल किया। ही वॉज यूजली क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़, और कभी कभी तो जो भी उन्होंने लिखा है अपने राइटिंग में तो उसमें कभी कभी ऐसा माना जाता था कि वो रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ क्रिटिकल भी हो जाते थे। Prasastis reveals to us how rulers needed to portray themselves as valiant and triumphant warriors। यानी प्रशस्ति से ये बात तो नहीं पता चलती कि हाँ भाई इस राजा ने ऐसा किया, क्योंकि ब्राह्मण्स लिखते थे और अच्छा लगता था राजा का तो वो गिफ्ट देते थे, तो ब्राह्मण्स तो अच्छा ही लिखेंगे क्योंकि उन्हें गिफ्ट चाहिए। तो फिर प्रशस्ति से ये बात बस हमें पता चलती है कि किस तरह से रूलर्स अपने आप को लोगों के सामने दर्शाना चाहते थे, हाउ दे वॉन्टेड देम टू एक्सप्रेस। द लॉर्ड्स फ्रिक्वेंटली कंपनसेटेड ब्राह्मण्स बाई गिफ्ट्स ऑफ लैंड। अब ये जो लॉर्ड्स होते थे ये ज़्यादातर ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में दे देते थे। दीज वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये सब का रिकॉर्ड वो कॉपर प्लेट्स पे लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है। विच वेयर गिवन टू द इंडिविजुअल्स हु गॉट द लैंड, जो कि हर एक इंडिविजुअल को दिया जाता था जिसे राजा की तरफ से लैंड मिलता था।
नाउ लेट्स सी वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी वेल्थ के लिए लड़ाई। फॉर 100 of years गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। यानी सैकड़ों सालों तक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और जो पाला डायनेस्टी वाले थे उन्होंने कन्नौज के ऊपर रूल बनाया रखा। द लॉन्ग ड्रॉन क्लैश इज रेफर टू अस थ्री पार्टिड बैटल, और इसी लंबी लड़ाई को थ्री पार्टिड बैटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गैदरिंग्स थी। कौन कौन सी? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी attacked the subcontinent practically consistently and plundered sanctuaries like Somnath, Gujarat, and Mahmud induced a researcher named Al-Biruni to compose a record of the subcontinent. ये जो महमूद गजनी है इसके बारे में आप 8th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। तो ये जो सुल्तान महमूद जो था, जो कि ये गजनी का था, गजनी का रूलर था, तो उसने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे बहुत बार अटैक्स किया। 17 टाइम्स अटैक किया इसने, और 17th टाइम में इसकी डेथ हो गई। हर बार जब भी वो आता था हमारे यहाँ लूट के चला जाता था, ठीक है। और ज़्यादातर जो अपना निशाना बनाता था वो मंदिरों को बनाता था, क्योंकि उस वक्त जो टेम्पल्स थे वो काफ़ी वेल्थी थे, ठीक है। लोग अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए, राजा अपनी पावर को दिखाने के लिए टेम्पल्स को बहुत ही अच्छा रखते थे, बहुत ही मतलब सोना गहने ये सब रखते थे। इसी वजह से हर बार वो आया, और हर साल वो आया करता था, ठीक है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और कुछ ना कुछ लूट के ले जाया करता था। और मेनली उसका टारगेट जो होता था वो मंदिर ही होते थे। और साथ ही साथ उसने हमारे देश के बारे में जानने के लिए एक रिसर्चर को भी यहाँ पे भेजा, जो कि था अल-बिरूनी, जिसके बारे में आपने 5th क्लास में अगर आपको याद हो तो पढ़ा है। तो अल-बिरूनी ने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक रिकॉर्ड बनाया है। Other kings engaged in warfare from चौहान्स who ruled over region around दिल्ली एंड अजमेर। यानी और लोग जो कि लड़ाई में लगे हुए थे और राजा, वो थे चौहान्स, जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास रूल किया करते थे। चौहान्स वेर इंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द घांडावालास ऑफ वेस्टर्न यूपी। यानी जो चौहान्स थे ये लड़ाई में लगे हुए थे 2 लोगों के साथ, एक गुजरात के चालुक्यास और दूसरा वेस्टर्न यूपी के गढ़ावालास। पृथ्वीराज 3 वॉज अ पॉपुलर चौहान रूलर। पृथ्वीराज 3 जो थे वो एक पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने एक अफ़गान रूलर मोहम्मद गौरी को 1911 में हराया था। पर वो 1911 में हार के तो चला गया, पर अगले साल वो फिर से आया और उन्हें हरा दिया 1192 में। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, इट इज़ 1191, ओके। यानी 1191 में उसने हरा दिया महमूद गौरी को, और 1192 में जब वो वापस आया तो पृथ्वीराज चौहान हार गए। अ क्लोजर लुक दी चोलास, यानी चोलास के बारे में और अच्छे से देखना। तो ये जितना भी एरिया आपको रेड से दिख रहा है ये सब है चोलास का रीजन, यानी साउथ में इनका जो पूरा रीजन था वो एक्सपेंस था। चोलास वेयर फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली ऑफ उड़ैउड़। यानी चोलास जो थे, चोलास ये उड़ैउड़ नाम के छोटे से फैमिली से बिलोंग किया करते थे। द सक्सेसर्स ऑफ विजयलया कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रेव इन साइज पावर। अब उन्हीं के जो प्रेडेसेसर्स, सक्सेसर्स जो भी थे, उन्होंने आसपास के रीजन्स में भी अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड किया, और वो साइज़ और पावर में बड़े होते गए। Raja Raja I was considered the most powerful Chola ruler and expanded control over most of the area। यानी राजा राजा वन आप अपने NCERT में भी देख सकते हो। माना जाता है कि वो सबसे ताकतवर चोला रूलर थे जिन्होंने आसपास के सभी एरिया पे लगभग कंट्रोल पा लिया था। His son राजेंद्र वन कॉन्क्रीट श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो राजा राजा वन के बेटे जो थे राजेंद्र वन, उन्होंने श्रीलंका को कॉन्क्रीट किया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को। चोलास वेयर बिग टेम्पल बिल्डर्स। यानी चोलास जो थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाया करते थे। 2 फेमस टेम्पल्स वेयर इन थांजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम। तो उन्हीं में से 2 जो फेमस उनके टेम्पल बनाए गए हैं उनके द्वारा, एक है थांजावुर में और दूसरा गंगई कोंडा चोलापुरम में। ये है गंगई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल, जो कि आप देख सकते हैं, और ये चोलास ने बनाया था। एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद द वेरियस मेथड्स ऑफ इरीगेशन। यानी उस वक्त का एग्रीकल्चर जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इरीगेशन के मेथड जो वो यूज़ कर रहे थे वो काफ़ी डेवलप थे। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कॉल्ड
became prosperous with the spread of irrigation in agriculture। यानी जैसे जैसे एग्रीकल्चर में इरिगेशन के मेथड्स बढ़ाते गए वैसे वैसे पीजेंट्स भी जो थे उनका सेटलमेंट बढ़ने लगा। द विलेज काउंसिल इन द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो विलेज काउंसिल होता था वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किया करता था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। Association of traders known as Nagarams also performed administrative functions in town। यानी विलेज में तो विलेज काउंसिल परफॉर्म करती थी, जबकि जो टाउन में करती थी वो थे नागरम्स, ठीक है, जो कि ट्रेडर्स का एसोसिएशन था। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो मेंशन अबाउट सभा। यानी इंस्क्रिप्शंस जो है उसमें सभा के बारे में भी मेंशन किया गया है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। यानी जो सभा थी उसमें हर एक काम को करने के लिए अलग अलग कमेटी थी, जैसे इरिगेशन के लिए अलग, गार्डन्स के लिए अलग, टेम्पल्स के लिए अलग। नाउ लेट्स सी राजपूत्स। Rajput ancestry can be divided between सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एंड ऑल्सो अग्निकुला। यानी राजपूत एंसेस्ट्री जो है वो 3 भागों में बटी हुई है, एक है सूर्यवंशी, एक है चंद्रवंशी और एक है अग्निकुला। सूर्यवंशी हाउस ऑफ द सन। सूर्यवंशी का मतलब ये होता है सूरज का घर या फिर सोलर पीपल। यानी जो भी हम राम के बारे में पढ़ते हैं, राम के जो भी डिसेंडेंट्स थे, ठीक है, वो सब क्या है, सूर्यवंशी। और राम के बारे में तो हम सब जानते हैं, रामायण का हीरो। और दूसरा था चंद्रवंशी, यानी मून का घर, ठीक है, तो इसे हम लूनर पीपल भी कहते हैं। यानी जो भी कृष्णा के डिसेंडेंट्स थे सब चंद्रवंशी के थे, और कृष्णा के बारे में हम सब ने महाभारत में पढ़ा ही है। फिर तीसरा ग्रुप जो था वो था अग्निकुला, यानी फायर गॉड, अग्नि देवता की फैमिली। ये एक ऐसा ग्रुप था जो अपने आप को राजपूत डेराइव करते थे। राजपूत वैसे वो थे नहीं, बट वो ऐसा क्लेम करते थे कि वो क्षत्रिय हैं। तो 3 तरह के थे, एक सूर्यवंशी यानी सोलर पीपल जैसे कि हमारे राम जो थे, फिर आते हैं हमारे चंद्रवंशी जैसे कि हमारे लूनर पीपल, और इसमें आ जाते हैं हमारे कृष्णा जी। फिर आता था अग्निकुला, जिसमें जो भी अग्नि देवता से रिलेटेड थे वो लोग रहते थे। अब यहाँ पे कुछ राजपूत रूलर्स की पिक्चर दी गई है। ये पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा संगा, ऑल वेयर राजपूत रूलर्स। नाउ लेट्स सी मीरा भोजा। और भोजावन वॉज द रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ इंडिया। यानी जो भोजावन थे वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। द प्रतिहार्स एंड 3 अदर राजपूत डायनेस्टीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सैक्रिफिशियल फायर पुट। यानी ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिहार है और बाकी के जो 3 और राजपूत डायनेस्टीज़ हैं वो सब एक सेक्रीफाइस से ओरिजिन हुआ है उनका। The Gurjar Pratihars or simply the Pratihars held their sway over western and northern India। यानी ये जो प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार थे इन्होंने वेस्टर्न और नॉर्थन इंडिया पे अपना टेरिटरी एक्सप्लोर किया, एक्सपैंड किया। This dynasty saw its fortunes rising under Nagbhata I, who successfully defeated Arab इन्वेडर्स। यानी इस डायनेस्टी में बहुत ही बड़े बड़े रूलर्स आए थे, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है नागभटा वन। तो जो भी अरब से कुछ इन्वेडर्स आए थे हमारे यहाँ लूटने के लिए, उसे इन्होंने हराया था। फिर हमने भोजा के बारे में पढ़ा पिछले ही स्लाइड में। वो जो थे सबसे वेल नोन किंग थे उस डायनेस्टी के। उन्होंने अपना किंगडम जो है वो पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात तक एक्सपैंड किया, और उन्होंने अपना कैपिटल कन्नौज पे बनाया। The Pratihars were known chiefly for their broad range of art, sculpture and temple building। यानी जो प्रतिहार्स थे वो मेनली जाने जाते थे आर्ट, स्कल्पचर और टेम्पल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। Invasion of Mahmud of Ghazni and continuous wars finally led to the decline of dynasty of 10th century। तो महमूद ऑफ गजनी जो थे उनके आने की वजह से, जितने भी अरब इन्वेडर्स थे इनके बार बार आने की वजह से, सब लुट जाने की वजह से इनकी डायनेस्टी जो था 10th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार्स का पूरा रीज़न दिया गया है। Now let's see the Rashtrakuta dynasty। The Rashtrakuta dynasty ruled parts of South India from the 88th to 10th century CE। यानी जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थे वो साउथ इंडिया पे रूल किया करते थे, और उनका पीरियड जो था वो 8 से 10 सेंचुरी तक था।
द नेम राष्ट्रकूटा इन संस्कृत मीन्स कंट्री एंड चीफ्टेन, यानी ये जो राष्ट्रकूटा नाम है इसका मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब तो हम सब जानते हैं देश होता है, जबकि कुटा जो मतलब होता है उसका मतलब होता है चीफ्टेन। सो दे वे आर कंट्री चीफ्टेन्स। दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर दंती दुर्गा, तो उनका जब ये प्रोमिनेंस बढ़ा तो वो दंती दुर्गा जिनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, जो कि एक फ्यूजिटिव थे बादामी की लड़ाई में, तो वहाँ पे उनका था, ठीक है। defeated their king कीर्तिवर्मन II in 752 CE and founded the राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज, यानी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फर्स्ट फाउंडर थे वो थे, फर्स्ट रूलर और फाउंडर जो थे वो थे दंती दुर्गा। द राष्ट्रकूटा रूलर्स वेयर एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेट वॉरियर्स, यानी राष्ट्रकूटा के जितने भी रूलर्स थे सब काफ़ी लायक थे और साथ ही साथ बहुत बलवान भी थे। Their invincible armies overran the territories from Cape of Comorin to Kannauj and from Benares to Bharuch। इनका जो ये बताया गया है इस रीज़न से, इससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टेरिटरीज पे उनका एक्सपेंशन हो गया था। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द पालास, द गुर्जर प्रतिहार्स एंड द पल्लव्स ऑफ कंचीपुरम, यानी ये जो पालास, गुर्जर प्रतिहार्स और पल्लवास के बीच में इनका रेगुलर झगड़ा चलता रहता था। द राष्ट्रकूटास built वेरियस कैपिटल्स as their empire grew, जैसे जैसे उनका एम्पायर बढ़ते गया बहुत सारी नई नई कैपिटल्स उन्होंने बनाई। मान्यखेटा मालखेद इन कर्नाटक नाउ वॉज द रॉयल कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास, यानी राष्ट्रकूटा की जो रॉयल कैपिटल थी वो थी मान्यखेता, जिसे आज कर्नाटक में मालखेद कहा जाता है। द स्टनिंग कैलाशा टेम्पल ऑफ इलोरा इज़ द एपिटोम ऑफ राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, यानी बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में भी इनका ध्यान था। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी द पावर ऑफ राष्ट्रकूटास डिक्लाइन, यानी 10th सेंचुरी के अंत तक इनका भी पावर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना उन्होंने एक्सप्लोर किया था राष्ट्रकूटास ने। यहाँ उनके द्वारा बनाया गया एक कलासा टेम्पल ऑफ इलोरा दिया गया है, फिर ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से रिलेटेड स्कल्पचर्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स ये सब दिए हैं। और यहाँ पे द इंडियन इम्पैक्ट द कन्नौज ट्रायंगल, यहाँ पे जो कन्नौज है इसी एरिया को हम कहते हैं द कन्नौज ट्रायंगल। अब ये जो है ये महमूद ऑफ गजनी की पिक्चर है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, यानी महमूद गजनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि अफ़गानिस्तान के उन्होंने 997 से 1030 तक रूल किया और उन्होंने सेंट्रल एशिया के आसपास अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया। ही रेडेड दिस सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यानी वो इंडिया में हर साल आते थे, ठीक है, और हर साल आते थे तो वेल्थी टेम्पल्स को अपना टारगेट बनाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वो सोमनाथ जो कि गुजरात में है उसको अटैक किया करते थे। मोस्ट ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी, यानी जो भी यहाँ से वो वेल्थ ले जाते थे उससे गजनी को और शानदार बनाया करते थे। ही वॉज इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग अबाउट मोर पीपल ही कॉन्क्वर्ड, यानी जिन जिन लोगों को वो कॉन्कर करता था उसका मन था कि उसकी एक अलग ही चाह थी कि उन लोगों के बारे में और जानना, इसीलिए उसने एक स्कॉलर अल बिरूनी नाम का इंडिया में भेजा, ठीक है, जिसको बोला कि आप इस सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट लिखिए। फिर उसने अरब में ये लिखा था जिसको किताब अल हिंद भी कहा जाता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। ये महमूद गौरी की पिक्चर दी गई है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी आफ्टर हिज ब्रदर घियासुद्दीन डेथ, यानी घियासुद्दीन जो थे वो उनके भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने गजनी की थ्रोन को संभाला। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल्स ऑफ टेरेन, यानी फर्स्ट और सेकेंड बैटल्स ऑफ टेरेन के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि 1191 और 1192 में हुई थी, जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान खुद हार गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी जो था वो दिल्ली के रीजन का मास्टर बन गया और ईस्टर्न राजस्थान का भी, और उसने तुर्किश रूल इंडिया में शुरू की, उसकी फाउंडेशन रखी उसने। ही ऑल्सो डिफीटेड जयचंद्र ऑफ कन्नौज, उसने कन्नौज के जयचंद्र को भी हराया 1194 CE में, और 1192 और 1206 के बीच में ये जो तुर्किश रूल उन्होंने फाउंडेशन लेकी थी वो पूरा गंगा यमुना दोब बिहार बंगाल सब जगह एक्सटेंड हो चुकी थी। नाउ लेट्स सी राजेंद्र चोला। राजा वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सच राजेंद्र चोला।
पिछले कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था कि राजा राजावन जो थे उनके बाद राजेंद्र चोला जो थे वो वहाँ के राजा बने। ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड बिगेन। यानी उसके पिता ने स्टार्ट किया था श्रीलंका को कॉन्क्वर करने की, उनकी इच्छा थी पर वो कर नहीं पाए थे, तो उनकी इस इच्छा को उनके बेटे ने पूरी की। राजेंद्र चोला क्रॉस द रिवर गंगा एंड डिफीटेड महिपाला द रूलर ऑफ बंगाल। यानी उन्होंने गंगा नदी क्रॉस की और महिपाला को हरा दिया जो कि बंगाल का रूलर था। ही अस्यूम द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा और द कॉन्क्वर ऑफ द गंगा, और इसी वजह से उनको गंगईकोंडा का टाइटल मिला, यानी कि गंगा को हराने वाले। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिटी। उन्होंने एक नए सिटी का भी फाउंडेशन किया जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम, टू कम्मेमोरेट हिज विक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया। अपनी नॉर्थ इंडिया में जो भी उसकी विक्ट्री हुई है उसे शो और सेलिब्रेट करने के लिए। आफ्टर हिज लॉन्ग रूल राजेंद्र चोला वॉज सक्सीडेड बाई हिज 3 सन्स वन आफ्टर अनदर। यानी उन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया और उनके रूल करने के बाद एक एक करके उनके बेटों ने रूल किया। So this was for today. Wish you like the video. Thanks for watching the video.